जय हिंद। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर्स अपन ने पढ़ लिए हैं इससे पिछले वाले सेशंस में। आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने 50-60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी उनको हमने कॉपी पेस्ट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। बट ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह से सही नहीं है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, और यही बात की गई। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कॉन्टेंट्स एंड स्पिरिट, दो borrowed from almost every constitution of the world. The Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitutions of the other countries. और दूसरी बात ये कि 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया था 4 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट्स के इस क्लासिफिकेशन को अबॉलिश किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। बहुत सारे चेंजेस किए गए इसके थ्रू। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेकर आई 1978 में, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो भी चेंजेस किए गए थे उनमें से बहुत सारे चेंजेस को अंडू किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट से डील करते हैं, पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटीज से। 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है। 101 जीएसटी से डील करता है। बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों कहा जाता है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस वर मेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और हमारी हिस्ट्री का, इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है केशवानंद भारती केस 1973 का। और इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, उन पावर्स के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़खानी नहीं की जाएगी। केशवानंद भारती केस के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। अच्छा, अब देखो यूनिक फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशंस 2 तरीके के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें लिखी हुई नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि चीज़ें एक जगह पे कोडिफाइड नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। It is a very comprehensive, elaborate and detailed document. 1949 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि डिवाइडेड थे इनटू 22 पार्ट्स एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है, लगभग 470 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं इनटू 25 पार्ट्स, और आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हैं, 4 और शेड्यूल्स ऐड किए गए। बहुत सारे आर्टिकल्स डिलीट किए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक पार्ट 7 डिलीट किया गया है, 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए, 4 नए शेड्यूल्स ऐड किए गए, और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए। देखो, द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स
एंड वन पार्ट 7, ये पार्ट 7 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट से डील करता था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे थे, उसके बाद ये अबॉलिश किया गया इसको। एंड एडेड अबाउट 95 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स, पार्ट 4A, 9A, 9B, 14A, और 4 नए शेड्यूल्स ऐड किए गए, 9, 10, 11 और 12। शेड्यूल्स अपन देखेंगे कि कौन सा शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है ये चैप्टर खत्म होने के बाद। अच्छा, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्यों है, रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या हैं? 4 फैक्टर्स हैं। पहला, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। एक तो बहुत लंबा चौड़ा देश है हमारा और बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारी, हर समुदाय को, हर इंसान को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये इंश्योर करने के लिए ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में लिखा जाए, और इसकी वजह से फिर लेंदी हो गया। दूसरा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो डॉक्यूमेंट था वो खुद में ही बहुत डिटेल्ड था, बहुत लेंदी था। तीसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। यूएस में अगर देखो तो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब दोनों की बात एक ही डॉक्यूमेंट में की जाएगी तो लेंदी तो होगा ही। और फोर्थ, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये अपन ने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक क्रिटिसिज्म है ये कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस, और लॉयर लोग लॉ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो डिटेल में तो बनाएंगे ही। तो ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने के। इनफैक्ट दुनिया भर में ऐसी चीज़ें जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं लिखी गई, जो इसलिए छोड़ दी गई कि हमें पता है कि ऐसे ही चली आ रही हैं, कन्वेंशन है, उन सबको भी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में लिखा गया है, और इसीलिए लेंदी है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस but also detailed administrative provisions. Further, those matters which in other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political conventions have also been included in the constitutional document itself in India. हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को बहुत डिटेल में लिखा गया है। पहला, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा यूनिक फीचर है, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, चली आ रही थी, हमने उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और उसी का रिजल्ट है वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने ली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है कि कैबिनेट गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये सब कुछ लिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारी और कंट्रीज से ली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान। किस कंट्री से अपन ने क्या क्या लिया वो अपन पढ़ेंगे, एक बार ये चैप्टर खत्म होगा तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। हमारे कंट्री की जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब कहाँ से ली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 2 यूनिक फीचर्स, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तीसरी बात है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशंस 2 तरीके के होते हैं, रिजिड होते हैं या फिर फ्लेक्सिबल होते हैं। रिजिड जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन,
रिजिड का मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना, जिसमें चेंजेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये बात तुम इस चीज से समझ सकते हो कि आज तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स किए गए, 27 अमेंडमेंट्स, और ये 27th अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। कितना डिफिकल्ट होगा। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह से ऑर्डिनरी लॉज को बदला जा सकता है वैसे ही यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड ना फ्लेक्सिबल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का मिक्स है। देखो, अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। A flexible constitution is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. Example, British Constitution. Constitution of India is neither flexible nor rigid but a synthesis of both. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 368, और 368 के अंडर दो टाइप के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड किया जा सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? इसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ तो अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लेते हैं किसी हाउस में 230 मेंबर्स हैं, लेकिन वोट सिर्फ कर रहे हैं 210 मेंबर्स, 210 मेंबर्स, तो हमें चाहिए इन 210 मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी। मतलब 140 पीपल एटलीस्ट अगर फेवर में वोट करेंगे तब जाके कोई बात मानी जाएगी। एक चीज तो अपने को क्या चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इसके साथ साथ एक चीज और चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। मान लेते हैं इस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 245 है, तो अपने को क्या चाहिए कि ये 140 के साथ साथ 50% से ज़्यादा लोग इस 245 टोटल मेजॉरिटी का भी उस चीज़ को सपोर्ट करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से पास की जा सकती हैं। और दूसरा, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको अमेंड किया जा सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो चाहिए ही चाहिए, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये तो चाहिए ही, दोनों कंडीशंस। इसके साथ साथ विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, कि ये दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस 28 में से 15 स्टेट्स भी अग्री हों, तब जाके अमेंड किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रोविजंस दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बड़ा रिजिड है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को पास किया जाता है, वैसे ही सिंपल मेजॉरिटी से इन प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। और ये जो सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होते। ये क्या दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। तो दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का मिक्स है। चौथा यूनिक फीचर क्या है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइस। फेडरलिज्म का बेसिक एस्पेक्ट है पावर शेयरिंग, और हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। एक फेडरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ फेडरेशन देखते हैं और देखते हैं कि अपने यहाँ पे है या नहीं है। फेडरेशन का एक फीचर है 2 गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे तो 3 है, लोकल गवर्नमेंट भी है। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर हमारे यहाँ पे होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ पे है, लेंथीएस्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 अभी अभी अपन ने देखा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेज हैं। तो फेडरेशन के सारे फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं
जो कि यूनिटरी फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि नॉन फेडरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ। सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप भी सिंगल है हमारे यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी अभी अपन ने देखा कि कुछ प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी अमेंड किए जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नर्स के थ्रू एक तरह से अपनी पकड़ स्टेट्स पर मजबूत करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS ये पोस्टेड होंगे स्टेट्स में, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका? सेंटर का। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी के टाइम पे तो स्टेट्स की पावर खत्म हो ही जाती हैं, तो ये सारे क्या हैं? यूनिटरी फीचर्स हैं। तो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस है। और मजे की बात यह है कि ये जो टर्म है फेडरेशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया एज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। बट ये यूनियन ऑफ द स्टेट्स दो चीजें इंप्लाई करता है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। हमारा जो फेडरेशन है वो स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना, जैसे यूएस में हुआ कि स्टेट्स ने अग्री किया और यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म कर लिया। हमारे यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। और दूसरा, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से निकल जाए, अलग हो जाए। और इसलिए हमारे फेडरेशन के लिए थिंकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने अलग अलग नाम दिए। जैसे केसी वायर कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल। मॉरिस जोन्स कहते हैं इंडियन फेडरलिज्म इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने सबसे सुंदर नाम दिया, ये कहते हैं इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये देखो आगे, फिफ्थ फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जब आज़ाद हुए तो हमारे पास चॉइस थी कि हम या तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लें या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लें, और हमने किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि लगभग 100 साल से ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे और यही सिस्टम चल रहा था, तो हम थोड़े फैमिलियर भी थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया opted for British parliamentary system of government rather than American presidential system of government. Parliamentary system of government basically क्या है? Legislative और executive organs के बीच में coordination हो, cooperation हो, ये उस principle पे काम करता है। Parliamentary system is based on the principle of coordination and cooperation between the legislative and executive organs. और इसका ठीक उल्टा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या कहता है कि इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। पावर जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के अलग अलग होनी चाहिए। हमने कौन सा फॉलो किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिनिस्टर नाम के एरिया में है और इसलिए इसको आजकल बुलाया जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि सेंटर में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे है प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों है हमारे यहाँ पे। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जो पार्टी चुनाव में जीतती है वो सरकार बनाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये कुछ भी करें अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसको हैं? लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, हमारे मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर,
सेंटर में लीडर कौन? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट्स में कौन? चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा डिसॉल्व होती है हर 5 साल में। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से कुछ चीज़ों में अलग है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। और वो डिफरेंसेस क्या हैं? पहला, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहली बात तो ये कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो सत्य है, आखिरी, और हमारे यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो आखिरी सत्य है। तो हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है। तो एक फर्क तो ये हो गया। दूसरा, इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, इसलिए हम रिपब्लिक हैं। ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरिडेटरी हेड, मोनार्की है, वहां पे राजाशाही है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, whether in India or Britain, the role of Prime Minister has become so significant and crucial that political scientists like to call it Prime Ministerial Government. Basically, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी प्राइम मिनिस्टर, और इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आजकल इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बुलाते हैं। आगे देखो, छठवां यूनिक फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अभी अपन पढ़ के आए, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है और दुनिया में सबसे पावरफुल जुडिशरी है अमेरिका की। हमारे यहां पे न तो पार्लियामेंट सुप्रीम, और अगर यूएस से कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहां की जो जुडिशरी है उसकी पावर्स यूएस की जुडिशरी के कंपैरिजन में कम है। जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पे भी होता है और अमेरिका में भी होता है, लेकिन अमेरिका में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की कम है। वही बात कही गई, द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर्स जो हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में कम है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ द यूएस। और ये नैरोअर क्यों है? बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हमारे यहाँ पे इट इज प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में बात की गई है इसकी, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों में फर्क क्या है? देखो, अगर किसी इंसान से उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टीज छीनी जा रही हैं, उसको डिप्राइव किया जा रहा है, तो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड लॉ बाय लॉ में 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये कि जिस लॉ के तहत किसी इंसान को डिप्राइव किया जा रहा है उसकी लाइफ से, उसकी लिबर्टीज से, वो लॉ सही है या नहीं है। दूसरा, जिस लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया वो लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट था, बनाने की अथॉरिटी थी उसके पास में या नहीं थी। और तीसरा, जो प्रोसीजर फॉलो किया गया उस लॉ को बनाने में वो प्रोसीजर सही था या नहीं था। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो इस क्वेश्चन में नहीं जाया जाएगा कि वो लॉ जस्ट काम कर रहा है, फेयर काम कर रहा है, या वाकई में किसी इंसान के साथ में कुछ गलत कर रहा है। 3 पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, लॉ सही है नहीं है, लेजिस्लेचर जिसने बनाया नहीं है वो कॉम्पिटेंट था या नहीं था, और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया वो सही था या नहीं था। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या किया जाता है? ड्यू प्रोसेस में एक चौथा सवाल भी पूछा जाता है कि ये जो लॉ है ये जस्ट है क्या? ये जो लॉ है ये रीजनेबल है क्या? ये 3 सवाल के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि लॉ जस्ट है, लॉ रीजनेबल है या नहीं है। तो यहां पे स्कोप थोड़ा ब्रॉड है। हालांकि हमारे यहां पे एक केस है, मेनका गांधी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करता है,
उसके बारे में अपन कभी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया ये कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करता है। हमारे यहाँ पे प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, 3 सवाल, लॉ सही है या नहीं है, लेजिस्लेचर जिसने बनाया है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, और प्रोसीजर सही से फॉलो किया गया नहीं किया गया। अगर ये तीनों सही हैं तो इसके बाद ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये लॉ जस्ट है, रीजनेबल है, या फिर वाकई में किसी इंसान की लिबर्टीज को डिप्राइव कर रहा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो चौथा सवाल भी पूछा जाता है। अच्छा, देयरफॉर द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड अ प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या सुप्रीमेसी दोनों का सिंथेसिस, दोनों का मिक्स बनाया। जैसे कैसे? हमारे पार्लियामेंट को फुल पावर है कि वो लॉ बना सकता है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उस लॉ को जुडिशियली रिव्यू कर सकता है, देख सकता है सही है या गलत है। द सुप्रीम कोर्ट on one hand can declare a parliamentary law as unconstitutional through the power of judicial review. जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो डिक्लेयर कर देगा कि इसको खत्म करो, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। और पार्लियामेंट के पास में पावर है। द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता है। आगे देखो, 7th है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री का, टॉप पे है, और इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं, और इन हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे और दूसरे लोअर कोर्ट्स। तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अच्छा, यूएस में क्या होता है? यूएस में फेडरल लॉज या ये कहते हैं सेंट्रल लॉज को एनफोर्स करने के लिए फेडरल जुडिशरी है, और स्टेट लॉज को एनफोर्स करने के लिए स्टेट जुडिशरी है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एंड ये इंपॉर्टेंट है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाईएस्ट कोर्ट है, किसी सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वो डायरेक्टली, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्डियन है। अगर कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अनरीजनेबली बदलने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस, ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे सुप्रीम कोर्ट के चार्ज किए जाते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगला यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बात की गई है 6 फंडामेंटल राइट्स की। कौन से? राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बेसिकली दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट से इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स या फिर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून ना बना दें जो कि किसी इंसान को उसकी लाइफ से, उसकी लिबर्टी से डिप्राइव करता है, उसकी लाइफ को, उसकी लिबर्टीज को खतरे में डालता है। और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, कि अगर किसी इंसान का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है
तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करने के लिए इश्यू करता है रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरारी एंड क्वो वारंटो। ये सारे रिट्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं हर फंडामेंटल राइट की अपनी अपनी, वो भी अपन फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। एंड दे आर नॉट सेक्रोसेंट, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। दे कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनको रिपील किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है। तो जब भी नेसेसरी हो, जितना नेसेसरी हो उतना इनको कर्टेल या फिर रिपील किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इसके बाद है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को बुलाया नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डीपीएसपीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और डीपीएसपीज को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। The directive principles are meant for promoting the idea of social and economic democracy. Basically DPSPs ये इंश्योर करती हैं कि एक वेलफेयर स्टेट बने, ऐसा स्टेट बने जहाँ पे इक्वलिटी हो, जहाँ पे लोगों को बराबर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सोसाइटी में सबकी बराबर वैल्यू हो, वो इंश्योर करने के लिए DPSPs हैं। पर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट एनफोर्स कर सकते हैं। DPSPs are non-justiciable in nature. Basically, they are not enforceable by the courts. अगर DPSPs का वायलेशन होता है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता, जस्टिसेबल नहीं है। Yet the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Constitution खुद ये कहता है कि नो डाउट, ठीक है, मान लेते हैं नॉन जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल नहीं बनाया इनको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये गवर्नेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लेजिस्लेचर स्टेट कोई भी कानून बनाए तो ये ध्यान में रखे कि डीपीएसपीस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद है हैंस दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशन। एक तरीके की मॉरल ऑब्लिगेशन होती है अथॉरिटीज़ के ऊपर कि वो डीपीएसपीस को साथ में लेकर चलें। But the real force behind them is political public opinion. In the Minerva Mills case of 1980, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है मिनर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस पे काम करता है, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। और अगला यूनिक फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ थी नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1976 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। एक फंडामेंटल ड्यूटी को 2002 में ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो आती हैं पार्ट 4A में। पार्ट 4A में और एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। The fundamental duties serve as a reminder to the citizens that while enjoying their rights, they also have to be quite conscious of the duties they owe to their country, their society, and to their fellow citizens.
एक तरीके का मॉरल ऑब्लिगेशन है ये भी सिटीजन्स पे कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स मिले, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति, पर ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं, इनको भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसके बाद के जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं वो अगले सेशन में पढ़ेंगे अपन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, बाकी बस अपना ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।